बस पर चढ़ते हुए माँ के कांपते और अशक्त पैरों में जाने कहाँ से शक्ति आ गई थी। पिछले कुछ समय से वे बिना सहारे के चल नहीं पाती थीं, लेकिन रिक्शे से उतरकर स्वयं बस तक आईं और बिना अधिक सहारा दिए वे बस में चढ़ गईं। गांव जाने की आंतरिक खुशी ने जैसे उनके अंदर संतोषजनक आश्वति भर दी थी। वे अतिरिक्त रूप से उत्साहित सी हो गई थी। क्षण भर के लिए अपना रोग, दुख और वृद्ध अवस्था भी भूल गई। उन्हें बस में चढ़ाने आया उनका पोता राजू। उसने उनके लिए सीट ले रखी थी। वे अपनी सीट तक पहुंचकर जा बैठी। उन्हें अपने साथ गांव ले जाने वाली मुन्नी दाई भी उनके बगल में आ बैठी। राजू ने अपने पिता की तरह ही विदा के वक्त कहा, गांव पर कष्ट हो तो मुन्नी के साथ आइएगा दादी। इसी तरह उनके बेटे ने भी अपने क्वार्टर से उन्हें विदा करते हुए कहा, वहाँ अधिक तकलीफ़ हो तो आ जाइएगा माँ। उसने मुन्नी को भी हिदायत दी, माँ की देखभाल करना, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो सीधे यहाँ लेकर आना। लेकिन जिस तरह से बेटे को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह से उन्होंने पोते को भी कोई जवाब नहीं दिया। वे जानती थीं उनके बेटे और पोते के कथन स्वयं जवाब थे। फिर इस जवाब का वे क्या जवाब दें? बस खुल गई थी। माँ ने इत्मीनान की सांस ली। उन्होंने अपना सामान सहेजा। मुन्नी को भी सामान पर नज़र रखने के लिए चौकस किया। फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। शहर की भीड़ और इमारतों को पीछे छोड़ती हुई बस आगे भागी जा रही थी। वे पूरे 15 सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। गांव के अपने उस पुश्तैनी घर की ओर जिसकी एक एक ईंट से वे परिचित थीं। उनके पति घर को विस्तार दे ही रहे थे तो वे कहती, अब घर को और बढ़ाना ठीक नहीं, रहने भर का हो गया, काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं लड़के यहीं रहें, जहाँ नौकरी लगेगी उन्हें वहाँ जाना होगा, फिर बुढ़ापे में भी तो हमें बच्चों के साथ ही रहना है। इस पर जवाब में पति ने कहा, बच्चे चाहे जहाँ नौकरी करें, जिन शहरों में घर बसाएं, हमारा अपना भी तो एक घर होना चाहिए जो हमारा बिल्कुल अपना हो, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार जीने का पूरा अधिकार हो। तब पति की बात उन्हें नहीं जची थी। किसी दार्शनिक की तरह उनकी यह बात उन्हें बहुत दूर से आती जान पड़ती थी। लेकिन गुजरे समय के बीच तपकर उनकी वही बातें अब 16 आने सच लगने लगी थी। उनके पति कितने दूरदर्शी थे। अपने नौकरीशुदा बेटों के शहरिया घर सचमुच उनके लिए ताड़ की छांव साबित हुए। अंततः अपने घर की ओर उन्हें लौटना ही पड़ा, जो बिल्कुल उनका अपना था, जहाँ इत्मीनान और शांति से उन्हें रहने का पूरा हक था। अपने उस घर को छोड़कर बेटों के साथ शहर जाते हुए वे कितना रोई थीं। दुल्हन बनकर आने से लेकर विधवा होने तक के सच्चे संगी अपने उस आश्रय स्थल की कुंजी अपनी दासी जो कि मुन्नी है, उसके हाथ में सौंपते हुए उनका अंततः हाहाकार कर उठा। उन्होंने मुन्नी से भर्राए गले से कहा, 2 जून इस घर में झाड़ू लगाना और सांझ बत्ती दिखाना कभी मत भूलना। अपने उस घर की अगोरिया के लिए ही मुन्नी के पास 1 बीघे खेत का अनाज हर साल छोड़ देने का वादा किया और दालान की कोठरियों में उसके परिवार को रहने की इजाज़त भी दी। मुन्नी से अभी वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बड़े बेटे रविरंजन ने उसका ध्यान अलग कर दिया। बस का समय हो गया है माँ, अब तनिक भी देर करी तो बस छूट जाएगी। पति की मृत्यु की सूचना पर दाह संस्कार के लिए गांव आए उनके दोनों बेटे अपनी नौकरी पर शहर ले जा रहे थे। माँ को अकेले गांव में कैसे छोड़े, लोग क्या कहेंगे? लेकिन वे जानती थीं
लोकलाज के भय से नहीं, अपनी ज़रूरत से वे उन्हें ले जा रहे हैं। नौकरी में आने के बाद माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ शहर की लड़कियों से उन्होंने ब्याह रचाया। उस ब्याह के बाद से ही वे कटते गए। बीमार पिता की उपेक्षा में जब उन्हें लोकलाज का ख्याल नहीं रहा तो उनको लेकर क्या ख्याल। गांव के समाज के बीच में तो उन्हें रहना नहीं था कि गांव की टीका टिप्पणियों का उन पर असर होता। कभी पर्व त्योहार, घटना दुर्घटना के वक्त गांव आने वाले व्यक्ति गांव की टीका टिप्पणियों का कैसा असर। लेकिन रवि रंजन की पत्नी माँ बनने वाली थी, इसलिए उनका जाना ज़रूरी था। वे रवि रंजन, श्याम रंजन और उनकी बहुओं के साथ चल पड़ी थी। जाते हुए मुड़कर उन्होंने 2-3 बार अपने घर को निहारा था। घर की वह अंतिम छवि आज भी उनके मन में यथावत बनी हुई थी। वे चाह रही थीं कि बस जल्द से जल्द उनके गांव पहुँचे ताकि उस छवि को वे यथार्थ में पा सकें।